फ्रांस की राजक्रांति। टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान पाठ 36। फ्रांस की राजक्रांति। 1789 ईस्वी में फ्रांस में अयोग्य शासक लुईस 16वां की निरंकुशता व सामंती व्यवस्था के विरोध में जनसाधारण ने क्रांति कर दी। 1789 की फ्रांस की राजक्रांति मानव इतिहास की महानतम घटना मानी जाती है। फ्रांस की राजक्रांति सामंतवाद की जीर्ण शीर्ण सामाजिक व्यवस्था, वर्गीय विशेषाधिकार, निरंकुश शासन और भ्रष्ट नौकरशाही के विरोध में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण निरंकुश राजतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का अभाव, राजप्रसाद का विलासी जीवन और प्रजा के धन का घोर अपव्यय, भ्रष्ट शासन व्यय, स्थानीय स्वशासन का अभाव, देश में एक से कानूनों का अभाव, शासकों का दूषित भ्रष्ट चरित्र, अनैतिक व विलासी पादरी वर्ग, निरंकुश कुलीन वर्ग, कृषि वर्ग की दयनीय स्थिति, आय का 80% कर के रूप में चले जाना, मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग की घोर भौतिक कठिनाइयां, बौद्धिक जागरण, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव, इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय की निरंकुश शासन का अंत और संसदीय शासन की स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम या विशेषताएं: मध्य युग का अंत, आधुनिक काल की शुरुआत, प्रजातंत्र की स्थापना, राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति, जन अधिकार, मनुष्य मात्र की समानता का दावा और अधिकार, मानव समाज का नवनिर्माण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, भाषण, लेखन और कानून बनाने का अधिकार, कानून के समक्ष सबकी समानता, जनता की संप्रभुता, पारदर्शी प्रशासन, गैर कानूनी कैद से मुक्त और आर्थिक समानता लाने का प्रयास। 1789 ईस्वी में राजा लुई 16वें के ठाठबाट, आमोद प्रमोद और विलासिता पर लगभग 6 करोड़ रुपया सालाना खर्च होते थे। कहा जाता है कि लुई 16वें ने अपने शासन काल के 15 वर्षों के करीब 30 करोड़ रुपये अपने कृपा पात्रों के पेंशन और पारितोषिक पर खर्च कर दिया था। राज्य के तमाम खर्चों का भार कर के रूप में सिर्फ जनसाधारण पर लादा जाता था। एक और गरीब किसान, श्रमिक और कारीगरों को कठोर परिश्रम के बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। दूसरी ओर कुलीन, सामंत और राज परिवार के सदस्य विराट विलासिता के जीवन व्यतीत कर रहे थे। ऐसे में फ्रांस में राजक्रांति का होना तो अनिवार्य था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से चरमरा गई थी, जिसे हेनरी चतुर्थ या लुई 14वें जैसे योग्य और समझदार शासक ही संभाल सकते थे, पर लुई 16वां डरपोक और अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति था। लुई 16वां पर अपनी पत्नी का काफी प्रभाव और अत्यंत विलासी शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाली और हमेशा षड्यंत्र में लगे रहने वाली थी। वह भी क्रांति के लिए कम जिम्मेदार नहीं मानी जा सकती। लुई 16वां की रानी मारी आंतुआनेत ऑस्ट्रिया देश की रानी मेरिया थेरेसा की पुत्री और ऑस्ट्रिया सम्राट जेसप द्वितीय की बहन थी। वह अत्यंत सुंदर, दृष्ट विचार वाली परंतु विलासी प्रकृति की औरत थी। रानी मारी आंतुआनेत सदा राजकाज में हस्तक्षेप करती तथा दरबार में षड्यंत्र में प्रमुख भूमिका निभाती थी। फ्रांस की जनता अपनी रानी से घोर घृणा करती थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बदले की भावना से फ्रांस ने इंग्लैंड के खिलाफ भाग लिया। इससे उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। फ्रांस की सरकार पर $60 करोड़ का ऋण था, जिस पर उसे ब्याज देना पड़ता था। फ्रांस की बजट का प्रति वर्ष 2.5 करोड़ घाटा हो रहा था। प्रति वर्ष करों से जो आमदनी होती थी, उसका अधिकांश ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाता था और सरकार हमेशा दिवालियेपन की स्थिति में रहती थी। किसानों की आय का 80% कर के रूप में चला जाता था, पर कुलीन, सामंत, पादरी वर्ग या राजा रानी और उनके कर्मचारी कोई भी अपनी विलासिता पर खर्च कम नहीं करना चाहते थे। 1774 ईस्वी में तुर्जो फ्रांस का शास्त्री नियुक्त हुआ। उस पर फ्रांस की दिनों दिन बिगड़ती जा रही आर्थिक स्थिति को संभालने का भार दिया गया।
तुर्जों ने आंतरिक व्यापार की प्रगति के लिए चुंगी कर हटाने की योजना बनाई। फ्रांस के कुलीन वर्ग ने चुंगी कर हटाने को अपने अधिकारों का अतिक्रमण माना। उन्हें रानी पर दबाव डालकर तुर्जों को मंत्री पद से हटा दिया। तुर्जों के बाद नेकर, फिर केलोन और उसके बाद ब्रायन अर्थ मंत्री बने। पर कुलीन सामंत वर्ग कर देना ही नहीं चाहते थे। रानी उसके पक्ष में थी तो कोई भी अर्थ मंत्री क्या कर सकता था। यदि कुलीन वर्ग कर प्रस्ताव को स्वीकार करते तो क्रांति टाली जा सकती थी। 1787 ईस्वी में वर्सराय में प्रमुख लोगों की बैठक भी बेकार रही, चूंकि कुलीन वर्ग कर देना ही नहीं चाहते थे। कुलीन का सुझाव था कि पार्लियामा, फ्रांस की संसद ही इस प्रकार के कर लगा सकती है। पार्लियामा यानी संसद ने सुझाव दिया कि स्टेट्स जनरल यानी राज परिषद को ही नया कर लगाने का अधिकार है। क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी को वर्सराय स्टेट्स जनरल यानी राज परिषद का अधिवेशन शुरू हुआ। राज्य परिषद में 3 सदस्य थे। राज्य परिषद में सदन के संगठन और मतदान के मुद्दे पर मतभेद हो गया। कुलीन और पादरी वर्ग का कहना था कि मतदान संसद द्वारा हो, व्यक्तियों द्वारा नहीं। वे लोग तीनों सदनों की अलग अलग बैठक करना चाहते थे। यह तृतीय सदन की मंजूर नहीं हुआ। यह तृतीय सदन को मंजूर नहीं हुआ। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा। तृतीय वर्ग यानी जनसाधारण के सदस्यों ने कुलीन और पादरी वर्ग के आमंत्रण को ठुकरा कर शपथ ली कि वे नया संविधान बनाकर ही अलग होंगे। इसे टेनिस कोर्ट की शपथ कहते हैं। 17 जून 1789 ईस्वी को तृतीय सदन ने अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की घोषणा की गई और देश का एक नया संविधान बनने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रकार फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र का अधिकार समाप्त कर जनसत्ता की स्थापना की गई। 20 जून 1789 ईस्वी की टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना को मिराबो का प्रमुख हाथ था। मिराबो को खंडित होते हुए समाज में दुस्साहसिक कार्य करने वाला बुद्धिमान समझा जाता था। पेरिस में राष्ट्रीय सभा की बैठक हुई। क्रांतिकारियों ने सर्वप्रथम सामंती प्रथा को समाप्त कर कुलीन और पादरी के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जन संघर्ष बढ़ता गया और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतियों ने बास्टील का कारागृह के फाटक को तोड़ दिया और सभी बंदियों को मुक्त कर दिया। तभी से प्रत्येक 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह नारा फ्रांस की राज्य क्रांति ही की देन है। फ्रांस के राज्य परिषद: प्रथम सदन कुलीन वर्ग 285, द्वितीय सदन पादरी वर्ग 308, तृतीय सदन जनसाधारण वर्ग 621 थी। इतिहासकार केटेलवी ने कहा, 5 अगस्त 1789 ईस्वी की सुबह तक आंसुओं तथा आलिंगनों, हर्षोल्लास तथा करतल ध्वनियों के बीच एक सामाजिक क्रांति हो चुकी थी। क्रांति के विरुद्ध यूरोप का षड्यंत्र फ्रांस की राजक्रांति राज्य तंत्र के लिए घातक हो रही थी। यूरोप के सभी देशों में राजतंत्र था, अतः यूरोप के देश फ्रांस की राजक्रांति के खिलाफ था। ऑस्ट्रिया के शासक लियोपोल्ड द्वितीय ने क्रांति को दबाने में सक्रिय भूमिका निभाई, क्योंकि फ्रांस में राजा से ज्यादा रानी का विरोध हो रहा था और फ्रांस की रानी ऑस्ट्रिया के राजा की बहन थी। 20 अप्रैल 1792 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के क्रांतिकारियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इस बीच ड्यूक ऑफ बर्न्सविक ने घोषणा कर दी कि यदि क्रांतिकारियों ने राजा, राजपरिवारों और राजतंत्र को हानि पहुंचाई तो पर्सा और ऑस्ट्रिया की सम्मिलित सेना पेरिस को नष्ट कर देगी और क्रांतिकारियों को समूल नष्ट कर दिया जाएगा। ड्यूक और बर्न्सविक की घोषणा ने आग में घी पड़ने के काम किया। 10 अगस्त 1792 ईस्वी
को उत्तेजित भीड़ ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया और राजा तथा राज परिवार के सभी सदस्यों को बंदी बना लिया। फ्रांस की क्रांतिकारी सेना ने राज समर्थकों की सेना को पराजित कर दिया। फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। क्रांतिकारियों ने फरसा और ऑस्ट्रिया की सेनाओं को अपने देश में खदेड़ दिया। क्रांतिकारियों ने फरसा और ऑस्ट्रिया की सेना को अपने देश से खदेड़ दिया। क्रांतिकारियों ने लुई 16वें को देशद्रोही घोषित कर 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर लटका दिया। कुछ दिनों के बाद रानी को भी प्राण दंड दिया गया। लुई 16वें को फांसी ने यूरोपीय युद्ध को अवश्यंभी बना दिया। फरसा और ऑस्ट्रिया तो फ्रांस के शत्रु थे, इंग्लैंड भी फ्रांस का शत्रु हो गया। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय ने फ्रांस के राजदूत को इंग्लैंड से बाहर निकाल दिया। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्दों ही कानून है, यह कथन लुई 14वां का था। वायसराय का शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। लुई 14वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। 1789 ईस्वी में दातेन ने मारा और डेस्मोलिन्स के साथ मिलकर कॉर्डिलियर क्लब बनाया था। 1794 ईस्वी में दाते ने आतंक का राज समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। 5 अप्रैल 1794 ईस्वी को दाते को फांसी दे दी गई। पेशे से चिकित्सक मारा ने द फ्रेंड ऑफ पीपुल नामक अखबार का प्रकाशन संपादन किया था। फ्रांस राष्ट्र की समाधि वायसराय का भड़कीला राज दरबार था। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है। हर्डर को संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। टेले फ्रांस में एक प्रकार का भूमिकर था। फ्रांस की क्रांति को बुर्जुआ क्रांति भी कहा जाता है, यानी मध्य वर्ग की क्रांति। फ्रांस के नेताओं ने सिर्फ मिराबो को छोड़ प्राय सभी बुजुर्गों वर्ग के थे। क्रांति के नेताओं में सिर्फ मिराबो को छोड़कर सभी बुजुर्वा वर्ग के थे। फ्रांस में सफल क्रांति होने के बावजूद वहां के किसान और मजदूरों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। क्रांति पूर्व फ्रांस की स्थिति। क्रांति पूर्व फ्रांस में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी। प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को कठोर दंड दिए जा रहे थे। फ्रांस में सरकारी पदों पर योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। ऊंचे पदों की बिक्री होती थी। क्रांति पूर्व फ्रांस में कोई सर्वदेशीय यानी एक सा कानून नहीं था। उस समय फ्रांस के करीब 360 कानून विभिन्न प्रांतों में लागू थे। एक कचहरी से सजा पाया व्यक्ति दूसरे कचहरी से मुक्त हो जाता था। एक स्थान पर जो कानूनी था वही दूसरे स्थान पर गैर कानूनी था। असमानता डिस्पैरिटी और विशेषाधिकार प्रिविलेज के कारण फ्रांस का समाज 2 वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग सामंतों, कुलीन और पादरियों का था। दूसरा वर्ग किसानों, मजदूरों, कारीगरों, व्यापारियों का माध्यमिक वर्ग का था। पहले वर्ग को तमाम विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि दूसरा वर्ग आम वर्ग सभी सुविधाओं से वंचित था। पादरी वर्ग। चर्चों का अलग संगठन और अपने न्यायालय थे। उनके विरुद्ध असंतोष का एक प्रमुख कारण था उनके सामंती अधिकार थे, जिन्हें वे कठोरता से लागू करते थे। फ्रांस का पादरी वर्ग धनी और शक्तिशाली था। पादरियों की संख्या लगभग 1,30,000 थी, लेकिन फ्रांस की जमीन का 5वां भाग उनके अधिकार में था। फ्रांस का पादरी वर्ग स्वयं कर मुक्त था, पर उन्हें जनता पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। कुलीन वर्ग। कुलीनों का स्थान पादरियों के बाद था। इनकी संख्या लगभग 1,40,000 थी। अपने दुर्व्यसनों के कारण ये कर्ज में डूबे रहते थे, फिर भी वे विशेषाधिकार प्राप्त थे। उनके कर्मचारी किसानों को सता धन वसूलते थे। किसान वर्ग। किसानों और मजदूरों वर्ग सबसे अधिक शोषित था। किसानों को सप्ताह में 3 दिन जमींदारों की भूमि जोतने बोने का मुक्त काम करना पड़ता था। प्रत्येक किसान परिवार को अपने सदस्यों की संख्या के अनुसार से राजा के एजेंटों से नमक खरीदना पड़ता था। नमक
के व्यापार पर फ्रांसीसी सरकार यानी राजा का एकाधिकार था। सरकार किसी भी मूल्य पर नमक बेच सकती थी। अपनी रक्षा के लिए किसानों को जमींदारों को अलग से वार्षिक कर देना पड़ता था। राज्य के कर का लगभग सारा भार किसानों को ही देना पड़ता था। उनकी आय का करीब 80% कर चुकाने में ही चला जाता था। अपने कष्ट के लिए फ्रांसीसी किसान राजा को उत्तरदायी मानते थे, क्योंकि राज्य की ओर से उनकी दशा में सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता था। मजदूर वर्ग, मजदूरों और कारीगरों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने से उद्योग धंधों का विकास हुआ, पर हस्तकला पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। हाथ से काम करने वाले शिल्पी मशीन से प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। अंततः फ्रांस के घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए और बेरोजगारी भी भीषण समस्या उत्पन्न हो गई। देहात के मजदूर बेकार होकर रोजगार की खोज में पेरिस चले गए। क्रांति के समय इनका बड़ा गिरोह तैयार हो चुका था। उग्रवादी क्रांति नेताओं ने मजदूरों को क्रांति के लिए आसानी से संगठित किया, क्योंकि वे बेरोजगार थे, घोर आर्थिक कष्ट में थे और राज्य के प्रति उनके मन में आक्रोश था। क्रांति की भूमिका तैयार करने में किसानों और मजदूरों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। मध्यम वर्ग, 18वीं शताब्दी में उद्योग और व्यापार के विकास के कारण फ्रांस में एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग की उत्पत्ति हुई। व्यापार, वकील, लेखक, पत्रकार, कलाकार, शिक्षक, डॉक्टर, साहित्यकार तथा निम्न पदस्थ सरकारी अधिकारी मध्यम वर्ग में आते थे। मध्यम वर्ग के पास धन था, योग्यता थी, फिर भी कुलीन उन्हें अपमानित करते थे। उन्हें सामाजिक असमानता बहुत अखरती थी। मध्यम वर्ग चाहता था कि सरकारी उच्च पदों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो, न कि कुलीन वंश का होने या किसी खास वर्ग के होने के आधार पर हो। अतः वे समाज में सामंती ढांचे को नष्ट होते देखना चाहते थे। मध्यम वर्ग की एक महिला मादाम रोला को एक बार एक जमींदार ने भोज में बुलाया और उसे नौकर के घर खाने को दिया। एक मध्यम वर्ग की औरत को एक नाटक घर के उच्च कक्षा से निकाल दिया गया, जो कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित था। अतः सामाजिक असमानता की भावना मध्यम वर्ग को बहुत अखरती थी। नेपोलियन अक्सर कहा करता था, फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? उसका वास्तविक कारण कुलीनों का घमंड था, स्वाधीनता तो महज एक बहाना था। फ्रांस का मध्यम वर्ग सामाजिक समता चाहता था और क्रांति का यह एक प्रमुख कारण था। बौद्धिक वर्ग, इतिहासकार कैटेलवी ने कहा, फ्रांस की राजक्रांति को सभी तरह के लेखकों ने तैयार किया था। उस समय फ्रांस में अनेक महान विचारक और दार्शनिक हुए। उन्होंने अपने रचनाओं द्वारा राजा के दैवी अधिकारों को गलत बताया, समाज में प्रचलित बुराइयों की ओर लोगों को ध्यान आकृष्ट किया, सामाजिक तथा राजनीतिक खोखलापन को प्रकट किया। इन लेखकों में मॉन्तेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो विशेष कर उल्लेखनीय थे। फ्रांस की राजक्रांति को अभिप्रेरित करने वाले अन्य बौद्धिकों में उल्लेखनीय है मिराबो, दाते, लफायत, मारा, कार्नो, रोबस्पिरे, सिए, सेंट जास्ट, दिदारो में सभी थे। फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान रूसो, वोल्टेयर और मॉन्तेस्क्यू के क्रांति विचारों का था। मॉन्तेस्क्यू राजतंत्र और सत्ता के केंद्रीयकरण का प्रबल विरोधी था। उसने राजा के दैविक अधिकारों सिद्धांत की तीखी आलोचना की और इसे भ्रामक बताया। कानून की आत्मा मॉन्तेस्क्यू की प्रसिद्ध राजनीतिक रचना है। मॉन्तेस्क्यू संसदीय शासन का समर्थक था। उसने निरंकुशता की निंदा की और स्वतंत्रता के लिए राजा की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक बताया। मॉन्तेस्क्यू के अनुसार इंग्लैंड का शासन संसार में सर्वश्रेष्ठ था, क्योंकि वहाँ शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं थी, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों का संचालन अलग अलग एक दूसरे से स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा होता था। मॉन्तेस्क्यू की क्रांतिकारी वो नवीन विचारों का फ्रांस
के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वोल्टेयर चर्च की रूढ़िवादिता और शोषण का कट्टर विरोधी था। पादरियों के भ्रष्टाचार और अंधविश्वास का प्रबल विरोधी वोल्टेयर कहा करता था, उस बदनाम संस्था यानी चर्च को कुचल दो। 100 चूहे की अपेक्षा एक शेर सिंह का शासन उत्तम है। यह कथन वोल्टेयर का, जो जनतंत्र में विश्वास नहीं रखता था, वह परोपकारी निरंकुश शासन में विश्वास रखता था। लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की प्रसिद्ध रचना है। रूसो एक महान दार्शनिक था। फ्रांस की जनता पर उनके क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। रूसो एक नए समाज का संगठन समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर करना चाहता था। नेपोलियन कहा करता था, यदि रूसो न होता तो फ्रांस में राजक्रांति असंभव था। सामाजिक समझौता सोशल कॉन्स्टेंट रूसो की प्रसिद्ध रचना है। रूसो को फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत माना गया है। रूसो ने राजा की दैविक अधिकार सिद्धांत पर करारी चोट की और बतलाया कि समाज का निर्माण समझौते द्वारा हुआ है। राज्य और राजा की शक्ति के आधार समझौता है, न कि दैविक अधिकार। रूसो की प्रसिद्ध उक्ति है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर वह हर जगह परतंत्र के बेड़ी में जकड़ा हुआ है। दिदारो की प्रसिद्ध रचना है विश्वकोश। दिदरो ने विश्वकोश के माध्यम से एक तंत्रीय शासन, सामंतवादी कर व्यवस्था, शोषण, अंधविश्वासों, न्याय व्यवस्था के खोखलेपन तथा दास प्रथा के दोषों से लोगों को अवगत कराया। दिदरो लिखित विश्वकोश ने फ्रांस की जनता का ज्ञानवर्धन कर क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। यूरोप पर राष्ट्रीयता का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। 1789 ईस्वी में की फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय हुआ। क्रांति पश्चात फ्रांस 21 जनवरी 1793 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने राजा लुई 16 को फांसी पर लटका दिया। राजा की हत्या का फ्रांस की आंतरिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। किसानों ने गणतंत्र के विरोध कर दिया, क्योंकि वे गणतंत्र को राजा का हत्यारा मानते थे। क्रांतिकारियों ने गणतंत्र की रक्षा के लिए फ्रांस में आतंक के राज की स्थापना की। यह भविष्य में गणतंत्र का पतन का कारण बना। कारणों के नेतृत्व में बाहरी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सेना का गठन किया। मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध में राष्ट्रीय सेना को भारी सफलता हासिल हुई। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने देश में व्याप्त आंतरिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए एक सार्वजनिक सुरक्षा समिति की स्थापना की। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने देशद्रोही राज समर्थकों और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र करने वालों को सजा देने के हेतु क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की। शंका के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कानून बना। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने निर्दयता से प्रांतीय विद्रोह को कुचला और आतंकवादी तरीकों से हजारों लोगों की हत्या की। राष्ट्रीय कन्वेंशन ने समय पारिस्थितिकी से बाध्य हो जहां भीषण रक्तपात किया, वहीं कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए। राष्ट्रीय कन्वेंशन की महत्वपूर्ण सुधार: फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया। नया अधिकारी कानून बना। अब संपूर्ण संपत्ति समस्त उत्तराधिकारियों के में समान रूप से बांट दी गई। बाजार में वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया गया। तौलने तथा मापने के लिए दशमलव विधि का प्रयोग किया गया। धर्म को निजी विश्वास की वस्तु माना गया। धर्म को राज से अलग कर दिया गया। भगोड़े कुलीन की संपत्ति सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई। श्रमिकों का पारिश्रमिक तय कर दिया गया। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए। विवाह तथा तलाक से जुड़े नियम सरल बना दिए गए। नया संविधान:
1794 ईस्वी में राष्ट्रीय कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए एक नया संविधान तैयार किया, जिसे उच्च मध्यम वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा का ख्याल रखा गया। व्यवस्थापिका के संसद वे ही हो सकते थे जिनके पास अचल संपत्ति हो। मतदान का अधिकार केवल उन्हें मिला जिनके पास संपत्ति थी और जो राज्य को कर दिया करते थे। डायरेक्टरी प्रशासन का दायित्व 5 सदस्यों वाली एक समिति को सौंप दिया गया। इस समिति को डायरेक्टरी कहा गया। डायरेक्टरी के सदस्य व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्वाचित होते थे। इनके चुनाव में जनता की कोई सीधी भूमिका नहीं थी। गणतंत्र पर मध्यम वर्ग का कठोर नियंत्रण बना रहा। साधारण जनता, किसान, मजदूर के लिए गणतंत्र में कोई भूमिका नहीं रही। डायरेक्टरी का शासन कायम होने से 26 अक्टूबर 1795 ईस्वी को राष्ट्रीय कन्वेंशन स्वयं समाप्त हो गया। डायरेक्टरी का बदनाम शासन 1795 से 1799 ईस्वी तक रहा। डायरेक्टरी नामक समिति के सदस्य घोर स्वार्थी और भ्रष्ट साबित हुए। उनका शासन बदनामी के दागों से भर गया। डायरेक्टरी ने जनता तथा देश की दशा सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। डायरेक्टरी के सदस्य प्रजातंत्र के सिद्धांतों से कोसों दूर हट गए, जिससे फ्रांस पुनः अशांति व विप्लव का दौर शुरू हो गया। राजसत्ता के समर्थकों ने नई परिस्थिति में विद्रोह कर दिया। नेपोलियन ने विद्रोहियों का निर्दया पूर्वक दमन कर दिया। नेपोलियन का सेना के प्रधान के रूप में प्रभाव बढ़ता गया और नई परिस्थिति का लाभ उठाकर 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी का अंत कर उसने सत्ता पर अपना अधिकार जमा लिया। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय। नेपोलियन का जन्म फ्रांस के कोर्सिका द्वीप की राजधानी आर्जेस्टियो नामक शहर में 15 अगस्त 1769 ईस्वी में एक साधारण इटालियन परिवार में हुआ। उनका पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट एक वकील थे। मां का नाम लेरिजा रसोलिनी था। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कोर्सिया में हुई। बाद में सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे फ्रांस भेजा गया। उसे ब्रायन और पेरिस के सैनिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। फ्रांस की क्रांति ने योग्यता के सिद्धांत को अपनाया तो नेपोलियन को भी आगे बढ़ने का मौका मिला। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू हुआ। बाद में वह फ्रांस की सेना का प्रधान सेनापति बना। 1793 ईस्वी में नेपोलियन ने विद्रोही नगर टूलू पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को वहां से खदेड़कर अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। 1793 ईस्वी में नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया। 5 अक्टूबर 1795 ईस्वी में उसने राष्ट्रीय कन्वेंशन की रक्षा विद्रोहियों से की, जिससे उसकी कीर्ति फैली। अब उसे एक योग्य सेना नायक समझा जाने लगा। 1795 ईस्वी में ही फ्रांस की जनता नेपोलियन को अपना भाग विधाता मानने लगी थी। नेपोलियन परिस्थिति के अनुसार नीति निर्धारित करता था। उसे पता था कि फ्रांसीसी क्रांति समानता के लिए हुई थी और लोग स्वतंत्रता से अधिक समानता चाहते हैं। नेपोलियन ने अद्भुत सैनिक प्रतिभा थी। नेपोलियन को इटली के युद्ध में विजय मिली। 1796 ईस्वी में उसने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त किया। नेपोलियन को ऑस्ट्रिया और सार्डिया की सम्मिलित सेना का सामना करना पड़ा और उसने सार्डिया की सेना को हरा दिया। फ्रांस और सार्डिनिया की भी संधि हुई। संधि के अनुसार फ्रांस को नीस और सेवाय प्रांत मिले। नेपोलियन ने अब ऑस्ट्रिया को पराजित किया। मिलान और मांतुआ पर भी उसका अधिकार हो गया। नेपोलियन ने पोप को भी अपमानित किया। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच कैंपो फॉर्निया की संधि हुई। इस संधि के अनुसार फ्रांस की सीमा राइन नदी तक पहुंच गई। ऑस्ट्रिया ने संधि के तहत बेल्जियम और आयोनियन द्वीप भी देने का वादा किया। नेपोलियन की लोकप्रियता बढ़ती गई। भयभीत डायरेक्टरी
के सदस्यों ने उसे फ्रांस से दूर युद्धों में उलझाए रखना चाहा। डायरेक्टरी के कहने पर नेपोलियन ने सिकंदरिया और काहिरा जीत लिए। उस समय इंग्लैंड की शक्ति काफी बढ़ रही थी। नेपोलियन भारत पर आक्रमण कर इंग्लैंड की शक्ति समाप्त करना चाहता था, पर इसमें उसे सफलता नहीं मिली। नील नदी के युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ, क्योंकि उसके विरुद्ध दूसरे मित्र संघ की स्थापना हो चुकी थी। नील नदी का युद्ध नेपोलियन और इंग्लैंड के बीच 1798 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में नेपोलियन की हार नेल्सन के हाथों हुई थी। इस बीच फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन काफी बदनाम हो चुका था। फ्रांस पहुंचकर 1799 ईस्वी में सेना के प्रधान के रूप में नेपोलियन ने डायरेक्टरी का अंत कर अपनी सत्ता कायम कर ली। फ्रांस की शासन सत्ता अब 3 कांसुलों के हाथों में सौंप दी गई। 1799 ईस्वी में नेपोलियन प्रथम कांसल बना। इस प्रकार डायरेक्टरी के स्थान पर कॉन्सुलेट का शासन फ्रांस में स्थापित हुआ। 1802 ईस्वी में नेपोलियन को जीवन भर के लिए कांसल बना दिया गया। 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को नेपोलियन फ्रांसीसी जनता का सम्राट बना। नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक दे दिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरिया लुइसा से दूसरी शादी की थी। नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा गया। नेपोलियन को राष्ट्रीयता का संदेशवाहक माना जाता है। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। पेरिस के सुंदरीकरण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को प्राप्त है। नेपोलियन को लिटिल कॉरपोरल कहा गया। नेपोलियन को सम्मानपूर्वक क्रांति का शिशु भी कहा गया। नेपोलियन को सम्मानपूर्वक क्रांति का शिशु भी कहा जाता है। प्रथम कांसल के रूप में नेपोलियन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आंतरिक सुधारों के कारण फ्रांस के इतिहास में इसे रचनात्मक युग माना गया। नेपोलियन ने सरकारी नौकरियों के द्वारा सभी युग व्यक्तियों के लिए खोल दिया। फ्रांस की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। नेपोलियन ने वाणिज्यिक व्यापार को प्रोत्साहित किया। उसने अनेक नई सड़कों का निर्माण कराया और प्रमुख बंदरगाहों का विस्तार कर उन्हें विशाल युद्धपोतों तथा व्यापारिक जहाजों के ठहरने योग्य बनाया। आंतरिक व्यापार सुधारने के लिए नेपोलियन ने वस्तुओं पर आयकर में वृद्धि की। उसने सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की। बेकारी को कम करने का प्रयत्न कर नेपोलियन ने फ्रांस को आर्थिक संकट से बचा लिया। बेकारी को कम करने का प्रयत्न कर नेपोलियन ने फ्रांस को आर्थिक संकट से बचा लिया। 1801 ईस्वी में धार्मिक समस्या सुलझाने के लिए नेपोलियन ने पोप पायस सप्तम के साथ कनकोर्डेट की संधि की। इस संधि के अनुसार बहुसंख्यक फ्रांसीसी जनता का धर्म कैथोलिक धर्म स्वीकार किया गया। फ्रांस में संतोषजनक और एक रूप न्याय व्यवस्था देने के लिए नेपोलियन ने विधि वेत्ताओं की सहायता से कानून का एक संग्रह तैयार करवाया, जिसे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन कोड फ्रांस के लिए नेपोलियन का सबसे बड़ी देन है। शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता लाने के लिए नेपोलियन ने पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेपोलियन कला और सौंदर्य का प्रेमी था। वह पेरिस को यूरोप का सबसे सुंदर नगर बनाना चाहता था। नेपोलियन ने पेरिस का सुंदरीकरण कर उसे यूरोप के वैभवशाली मनोरंजक शहर में सर्वोत्तम बना दिया था। नेपोलियन ने लूव्रे के अजायब घर को इटली, नीदरलैंड और स्पेन की कलात्मक वस्तुओं से सजा दिया था। 1805 से 1810 ईस्वी के बीच नेपोलियन ने यूरोप के अधिकतर देशों से युद्ध किया और उसे पराजित भी किया। नेपोलियन की अंतिम जीत ऑस्ट्रिया पर 1809 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रिया पर 1809 ईस्वी में जीत के बाद नेपोलियन का पतन आरंभ हो गया। नेपोलियन ने अपने जीवन काल में करीब 40 युद्ध लड़े, अधिकांश में उसे सफलता हाथ लगी। टिलसीट की संधि के बाद नेपोलियन अपनी शक्ति और गौरव का
गौरव की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। यूरोप के राइन संघ के राज्यों, जर्मनी के कुछ प्रदेशों और नेपल्स में भी नेपोलियन ने सामंती प्रथा का अंत कराया। नेपोलियन ने जर्मनी के 350 छोटे छोटे राज्यों की संख्या को घटाकर 39 कर दिया, जिससे जर्मनी के एकीकरण में बड़ी मदद मिली। नेपोलियन की बड़ी देन थी कि जर्मन जनता ने राष्ट्रीयता की भावना से अनुप्राणित होकर ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए 1830 ईस्वी और 1848 ईस्वी में स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा। नेपोलियन का पतन। यूरोप का भाग्य विधाता नेपोलियन को कहा गया। इंग्लैंड को छोड़ सभी देश नेपोलियन का लोहा मानते थे, पर 1809 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर अंतिम जीत हासिल करने के कुछ ही वर्षों बाद नेपोलियन की शक्ति का स्तंभ ऐसे ध्वस्त हो गया मानो वह बालू की भीड़ पर खड़ा था। ठोस राजनीतिक प्रणाली विकसित न कर सैनिकवाद पर निर्भर होना नेपोलियन की सबसे बड़ी भूल थी। नेपोलियन की पतन प्रमुख कारण: अति महत्वाकांक्षी होना, उसकी शासन व्यवस्था का सैन्यवाद पर आधारित होना, सैनिक कमजोरी, उत्साहहीन, उद्देश्य विहीन, राष्ट्र प्रेम विहीन सैनिक, शक्तिशाली नौसेना का अभाव, जनता में देशभक्ति का अभाव, पोप का विरोध, समाजवादी नीति, महाद्वीपीय व्यवस्था, इंग्लैंड के वाणिज्य व्यापार के विरोध, इंग्लैंड का ऑर्डर इन काउंसिल, महाद्वीपीय व्यवस्था का मुंहतोड़ जवाब, पुर्तगाल से युद्ध, स्पेन से झगड़ा मोल लेना, रूस पर आक्रमण करना, यूरोप में राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास, औद्योगिक क्रांति। नेपोलियन बलपूर्वक लोगों को सेना में भर्ती करता था और सैनिकों को अपनी महत्वाकांक्षा की अग्नि में ईंधन की तरह झोंकता रहता था। इस कारण उसने फ्रांस की जनता की सहानुभूति और प्रेम खो दिया। नेपोलियन की सेना में यूरोप के विभिन्न देशों के वेतनभोगी सिपाही थे और उसने देश प्रेम अथवा किसी आदर्श या उद्देश्य का अभाव था। शक्तिशाली नौसेना का न होना भी नेपोलियन के पतन का कारण है। फ्रांस की सेना मुक्त सेना मानी जाती थी। यूरोप की जनता को नेपोलियन से फ्रांस की तरह अपने देशों में भी स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को लाए जाने की आशा थी। साम्राज्यवादी बन चुका नेपोलियन स्वयं फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का हनन कर चुका था। इससे उसने दूसरों देशों की जनता की सहानुभूति खो दी। 1808 ईस्वी में फ्रांस की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया। 1809 ईस्वी में पोप को बंदी बना नेपोलियन ने उसकी रियासतों को फ्रांसीसी साम्राज्य में मिला लिया। कैथोलिक जनता नेपोलियन की विरोधी हो गई। नेपोलियन को कैथोलिकों का शत्रु कहा गया। महाद्वीपीय व्यवस्था। इंग्लैंड की नौशक्ति को नेपोलियन नहीं तोड़ सका, तो उसने व्यापार वाणिज्य को ध्वस्त करने के लिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था की शुरू की। बर्लिन आदेश। महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत नेपोलियन ने बर्लिन शहर से 1806 ईस्वी में घोषणा की फ्रांस और उसके मित्र राष्ट्र इंग्लैंड का व्यापारिक बहिष्कार करेंगे। इसे बर्लिन आदेश नाम से जाना जाता है। बर्लिन आदेश के अनुसार अब फ्रांस तथा उसके मित्र राष्ट्र के बंदरगाहों में इंग्लैंड और उसके सहायक और मित्र राष्ट्रों की जहाज नहीं आ सकते थे। 1807 ईस्वी में इंग्लैंड ने जवाबी हमले के तहत ऑर्डर इन काउंसिल की घोषणा की। इसके तहत इंग्लैंड ने अपने सहायक और मित्र राष्ट्रों को फ्रांस से व्यापारिक संबंध तोड़ने का आदेश जारी किया। मिलान से नेपोलियन ने आदेश जारी कर इंग्लैंड के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी को और भी कठोर बनाने की कोशिश की। मिलान आदेश नहीं मानने, महाद्वीपीय व्यवस्था की अवहेलना करने के कारण नेपोलियन ने स्पेन, रूस और पुर्तगाल से उलझना पड़ा। इंग्लैंड के व्यापार के बहिष्कार से फ्रांसीसियों के दैनिक जीवन के व्यवहार में आने वाली वस्तुओं
की कमी हो गई, वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, लोग नेपोलियन से नफरत करने लगे। नेपोलियन की व्यापार बहिष्कार नीति से मित्र राष्ट्रों में असंतोष फैला। पर्सा, पुर्तगाल, रूस, स्विट्जरलैंड, इटली आदि देश नेपोलियन के घोर विरोधी हो गए। अपनी महाद्वीपीय योजना को लागू करने के लिए नेपोलियन ने युद्ध का मार्ग चुना। उसने पुर्तगाल पर आक्रमण कर दिया। पुर्तगाल के बाद स्पेन पर आक्रमण करना नेपोलियन की भयंकर भूल थी। संगठित जनशक्ति ने नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन ने स्वयं से कहा, स्पेन के नासूर ने मेरा सर्वनाश कर दिया। रूस पर आक्रमण करना नेपोलियन के पतन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। फ्रांस की सेना नष्ट हो चुकी थी। रूस से लौटने के बाद नेपोलियन की रीढ़ टूट चुकी थी। उसकी सैन्य शक्ति का खोखलेपन प्रकट हो गया था। यूरोप के राष्ट्रों में इस बीच राजनीतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का उदय सर्वप्रथम पर्सा में हुआ। राष्ट्रीयता की भावना के कारण ही स्पेन नेपोलियन का शत्रु हो गया। इटली और जर्मनी भी राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हो गया। इटली और जर्मनी में भी राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हो गया। अब नेपोलियन का संपूर्ण राष्ट्र से सामना होने लगा, जिसे पराजित करना किसी भी शासक के लिए संभव नहीं था। औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के राजकोष में अपार धन जमा कर दिया था, जिससे वह अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने में पूर्णतः सक्षम था। नेपोलियन की पराजय के पीछे औद्योगिक क्रांति भी एक महत्वपूर्ण कारण था। कहा जाता है, नेपोलियन की वास्तविक पराजय वाटरलू के मैदान में न होकर मैनचेस्टर के कारखानों और बर्मिंघम के लोहे की भट्टियों में हुई। रूस से युद्ध के बाद नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों के संगठित विरोध का सामना करना पड़ा। 1813 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों ने लिपजिग के युद्ध में नेपोलियन को शर्मनाक हार से सामना कराया। लिपजिग में मिली हार के बाद नेपोलियन एल्वा टापू चला गया। कुछ दिनों के बाद वह फिर फ्रांस लौटा और जनता से सहायता की याचना कर पुनः सम्राट बना और अपनी खोई शक्ति अर्जित करने की, जिससे मित्र राष्ट्र पुनः उस पर आक्रमण की योजना बनाने लगे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पुनः वाटरलू के मैदान में मित्र राष्ट्रों की संगठित सेना का सामना करना पड़ा, जिसमें उसकी करारी शिरकत यानी हार मिली। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप की मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद कर निर्जन व सुनसान सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहां 5 मई 1821 को मृत्यु